12 अगस्त 2024 को रात के समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बस स्टैंड में लगभग सभी लोग आ चुके थे। यानी उस समय वहां पर बहुत कम पैसेंजर थे और वो भी वे लोग थे जिनकी रात को बस चलने वाली थी। लेकिन उन्हीं बस का इंतजार करने वालों में एक लड़की भी शामिल थी। देखने से वो लड़की बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी उसकी परेशानी का कारण नहीं पूछा। फिर अचानक उस बस स्टैंड पर ड्यूटी करने वाले गार्ड की नज़र उस लड़की पर पड़ी और जैसे ही वो गार्ड उस लड़की के थोड़ा पास जाता है तो उसे उस लड़की को देखकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो लड़की थोड़ा असहज लग रही थी। यानी वो खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। साथ ही बार बार वो अपने कपड़े ठीक करने की कोशिश कर रही थी। वो बच्ची डरी सहमी सी इधर उधर देख रही थी। उसे देखने से लगता था मानो वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई हो। लेकिन फिर उस गार्ड ने देखा कि जिधर वो लड़की बार बार देख रही थी उस तरफ एक व्यक्ति भी घूम रहा था। वो लड़की बार बार उस व्यक्ति को देख रही थी और खुद को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अब उस गार्ड को भी लगने लगा था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है और हो सकता है कि ये व्यक्ति ही इस बच्चे को परेशान कर रहा हो, क्योंकि उस लड़की की उम्र देखने से 15 या 16 साल लग रही थी। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी। इससे पहले कि गार्ड उससे कुछ पूछ पाता तभी उस लड़की ने गार्ड से कहा कि मुझे पंजाब के पटियाला शहर जाना है, यहाँ से पंजाब के लिए बस कितनी देर में जाएगी। और शायद अगर वो लड़की उस गार्ड से बस के बारे में ना पूछती और अगर उस समय उस लड़की को पटियाला जाने वाली बस मिल जाती तो शायद ये इतनी बड़ी घटना बस एक राज ही बनकर रह जाती। खैर, गार्ड को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए गार्ड तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करता है और उनसे कहता है कि सर, यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक नाबालिग लड़की खड़ी है। मुझे उसकी हालत थोड़ा अजीब लग रही है, इसलिए आप एक बार यहाँ आकर देख लीजिए। हो सकता है शायद आप इसकी हालत को देखकर बेहतर तरीके से समझ सकें। सूचना मिलते ही चाइल्ड वेलफेयर की टीम बस स्टैंड पर पहुँचती है और फिर कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उस गार्ड से लड़की के बारे में पूछने लगती है। गार्ड ने उस लड़की को जिस कंडीशन में देखा था वह सारी चीज़ें उसने पुलिस वालों को बता दी। इसके बाद पुलिस उस लड़की के पास पहुंचती है और जब पुलिस वालों ने उस लड़की को देखा तो उन्हें भी पहली नज़र में यही लगा कि इस बच्ची के साथ यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है और हो सकता है जो व्यक्ति यहाँ पर घूम रहे हैं उनमें से कोई उसे परेशान कर रहा हो। खैर, जब पुलिस वालों और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग उनके पास पहुँचते हैं वो लोग उनसे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो लड़की उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसके पास जो बैग था वो उस बैग से लिपट जाती है और इतने सारे मर्दों को अपने सामने देखकर कांपने लगती है। तो पुलिस वाले तुरंत समझ जाते हैं कि ये ज़रूर आदमियों से घबरा रही है, इसलिए जेंट्स पुलिस पीछे चले जाते हैं और फिर केवल महिला पुलिस ऑफिसर ही उनके पास रह जाती है। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रही है। लेडीज़ पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि बेटा, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम कहाँ जाना चाहती हो। उस लड़की ने बताया वो पंजाब के पटियाला शहर जाना चाहती है। क्योंकि वो बच्ची बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, इसलिए उस लेडीज़ ऑफिसर ने उससे पूछा कि बेटा, क्या तुम यहाँ पर अकेली आई थी या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी था जो तुम्हें अपने साथ यहाँ लेकर आया था। पुलिस उससे कई तरीके से पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार पूछने के बाद भी वो लड़की बहुत कम सवालों के जवाब दे रही थी। फिर भी पुलिस वालों को इतना तो समझ में आ गया था कि ये लड़की ज़रूर किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वो लोग उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। क्योंकि उस समय लड़की को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तभी उस लड़की ने महिला पुलिस ऑफिसर से कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए सबसे पहले उसे अच्छे से खाना खिलाया जाता है, पानी वगैरह पिलाया जाता है। इसके बाद जब लड़की थोड़ा रिलैक्स हो जाती है तो लेडीज़ ऑफिसर उसके पास बैठकर फिर उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उस समय वो इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। वो पुलिस स्टेशन के एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उसके साथ जो दरिंदगी की गई थी उसके बारे में बताने के लिए ना तो उसे कुछ समझ में आ रहा था और ना ही वो किसी को बताने की हिम्मत जुटा पा रही थी।
खैर, अगली सुबह उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को ये बात लग रही थी कि लड़की डिप्रेशन में है और यही कारण है कि ये कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद 2 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। इसके बाद दोबारा फिर महिला पुलिस उसके पास जाती है। इस बार जब लेडी ऑफिसर ने उससे पूछताछ करनी शुरू की तो उस लड़की ने बताया कि मेरे साथ गंदा काम किया गया है, जिससे महिला पुलिस ऑफिसर तुरंत समझ जाती है कि इस बच्ची के साथ तो दरिंदगी की गई है। इसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि बेटा, ये सब तुम्हारे साथ कहाँ पर हुआ? तो वो लड़की उन्हें बताने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जब वो उन्हें अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में बता रही थी तो इसी बीच वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। क्योंकि वो महिला पुलिसकर्मी थी, इसलिए उसके हालात को काफ़ी अच्छे से समझ रही थी। इसके बाद उन्होंने उस बच्ची को चुप कराया और उसे दिलासा देते हुए कहा कि बेटा, तुम डरो मत, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे भी छोड़ो, हम लोग उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। वो लोग जैसे तैसे उस बच्चे को शांत करते हैं। उसके बाद अगले दिन दोबारा से उसे पूछताछ करते हैं। वो लड़की बताती है कि उसके साथ कई लोगों ने मिलकर गंदा और घिनौना काम किया, यानी उसके साथ गैंग रेप हुआ था। इसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि उसके साथ ये हैवानियत उत्तराखंड देहरादून बस स्टैंड पर हुई है। अब क्योंकि वो बस स्टैंड था, इसलिए वहाँ पर कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। इसके बाद पुलिस फिर से बस स्टैंड पर पहुँचती है। क्योंकि वो लड़की उन्हें वहीं पर मिली थी, इसलिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन भी वहीं से शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है तो पुलिस वालों ने देखा कि वहाँ बस स्टैंड पर उस लड़की के आसपास काफ़ी लोग घूम रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं और आखिरी में जब वो लड़की उस बस स्टैंड पर अकेली रह जाती है तो उस समय एक व्यक्ति उस लड़की के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा था। वो बार बार उस बच्चे को देख रहा था, इसलिए वो व्यक्ति पुलिस को भी संदिग्ध लग रहा था। और जब उन लोगों ने सीसीटीवी की फुटेज उस लड़की को दिखाई तो वो लड़की उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लेती है। उसे देखकर वो लड़की दोबारा फिर से रोने शुरू कर देती है। वो कहती है कि हाँ, यही है वो दरिंदा, लेकिन इसके अलावा भी कई लोग और थे। इसके बाद पुलिस वहाँ उस वीडियो फुटेज से उस व्यक्ति की फ़ोटो निकलवाती है और फिर उस बस स्टैंड पर पहुँचते हैं। वहाँ बस स्टैंड में जितने भी लोग काम कर रहे थे उन सबको वो फ़ोटो दिखाई जाती है और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है? उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कहा हाँ, हम इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस पता चलने के बाद पुलिस तुरंत उसे अरेस्ट कर लेती है और इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है और कहती है कि अब तुम हमें पूरी बात बताओ, आखिर तुम लोगों ने उस 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ में क्या किया था और इस काम में तुम्हारे साथ कौन कौन लोग शामिल थे। पहले तो वो व्यक्ति पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा तो तब उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर शायद आपका भी खून खोल उठेगा। दरअसल 12 अगस्त 2024 को शाम को लगभग 4 बजे के आसपास का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वो वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछ रही थी कि भैया, मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, वहाँ जाने के लिए मुझे कौन सी बस पकड़नी पड़ेगी? क्योंकि उस बस अड्डे पर हज़ारों बस खड़ी रहती हैं और वो बस अलग अलग शहर में अलग अलग दिशा में जाती हैं। इसलिए लड़की थोड़ा कंफ्यूज थी कि पटियाला जाने के लिए किस बस में बैठूं। लेकिन वो लड़की जिस व्यक्ति से बस के बारे में पूछ रही थी, दरअसल वो भी एक बस का ड्राइवर था। उसने कहा, तुम परेशान मत हो, जो सामने बस खड़ी है तुम इस बस में जाकर बैठ जाओ। वो बस दिल्ली से देहरादून जाने के लिए तैयार खड़ी है। उस लड़की को उस बस में बैठा लिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुमको किराया देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारा स्टॉप आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम वहाँ पर उतर जाना। इसके बाद धीरे धीरे वो बस चलने लगती है और फिर वो बस रात के करीब 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बस स्टैंड पर जाकर रुक जाती है। क्योंकि वो उस बस का आखिरी स्टॉप था, इसलिए सभी लोग एक एक करके उस बस से नीचे उतरने लगते हैं और जब सारी सवारियां वहां से चली जाती हैं तो वो लड़की वहां पर अकेली रह जाती है। इसके बाद उस बस का कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि पटियाला यहाँ से थोड़ी ही दूर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। वो बस ड्राइवर आके कहता है कि पटियाला जाने वाली बस थोड़ी देर के बाद आएगी, तब तक तुम हमारे साथ समय गुजार लो। इसके बाद वो दोनों कंडक्टर
और ड्राइवर जिस लड़की को दिल्ली के कश्मीर गेट से अपनी गाड़ी में बिठा कर लाए थे और जिसकी उम्र अभी लगभग 15 साल के आसपास थी, उस लड़की को बस के पीछे वाली सीट पर ले जाते हैं। फिर उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उसके कपड़े उतार कर ये दोनों उसके साथ गंदा और घिनौना काम करने लगते हैं। कंडक्टर और ड्राइवर बारी बारी से उस बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहे थे। वो बच्ची चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उस समय ठीक उन्हीं के बराबर में एक और बस खड़ी हुई थी जो कि ऋषिकेश से दिल्ली रूट के लिए चलती थी। जब उस लड़की की चीखें वहाँ तक पहुँची तो उस गाड़ी के अंदर भी 2 ड्राइवर बैठे हुए थे। लड़की के चीखे की आवाज़ सुनकर वे दोनों भी कुछ देर के बाद उस गाड़ी में आते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि उस गाड़ी में एक लड़की बुरी हालत में पड़ी हुई है और उस बस का कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के साथ गंदा और घिनौना काम कर रहे हैं। अब वहाँ पर वो दोनों ड्राइवर भी उस बच्ची की मदद के बजाय उल्टा ये कहते हैं कि अब हम भी इस लड़की के साथ ऐसा ही करेंगे। इस पर पहले दोनों कंडक्टर और ड्राइवर ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको भी जो करना है करो। इसी तरह लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है। उस लड़की के साथ लगातार ऐसे ही गंदा और घिनौना काम होता रहता है, यानी वो चारों उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते रहते हैं। तब उस गाड़ी का कंडक्टर जो लड़की को दिल्ली से अपने साथ लेकर आया था, वो कहता है कि मेरे पास टिकट के कुछ पैसे हैं, मैं ये पैसे कैशियर के पास जमा करके आता हूँ। इतना कहकर वो कंडक्टर चला जाता है। इधर ये तीनों हैवान ड्राइवर उस लड़की के साथ दरिंदगी कर रहे थे। उधर कंडक्टर कैशियर के पास जाता है और जो टिकट के पैसे उसने पैसेंजर से, यात्रियों से कलेक्ट किए थे, उन्हें जमा करने लगता है। लेकिन तभी कैशियर उससे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से रात 10:30 बजे के आसपास बस स्टैंड पर आ चुकी थी, तो फिर तुम 2-2.5 घंटे के बाद कैश जमा करने क्यों आई हो और इतनी देर तक तुम कहाँ थे? वो कंडक्टर कहता है कि साहब बस ऐसे ही मैं थोड़ा बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं आज लेट हो गया। लेकिन जब कैशियर ने उससे तरह तरह के सवाल पूछने शुरू किए तो वो उसके सवालों के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और आखिरी उसने कैशियर को भी बता दिया कि साहब मेरी गाड़ी के अंदर एक लड़की है, अगर तुम भी चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। कैशियर ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो भी उनके साथ में जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद जब वो कैशियर उस गाड़ी के अंदर जाता है तो देखता है कि 2 ड्राइवर उस लड़की के साथ में गंदा घिनौना काम कर रहे थे। लेकिन जब उन दोनों ड्राइवर ने कैशियर को देखा तो वो लोग कैशियर को देखकर बोले कि पहले साहब को करने दो, हम लोग बाद में कर लेंगे। इसके बाद उस कैशियर ने भी उस लड़की को नोचना शुरू कर दिया था, यानी उसने भी उसके साथ में गंदा कृत्य किया। और इस तरह पहले कंडक्टर, फिर ड्राइवर, फिर उसके पास में जो गाड़ी खड़ी हुई थी जो ऋषिकेश से दिल्ली के लिए चलती थी, उसमें बैठे हुए 2 ड्राइवर और आखिरी में वो कैशियर, वो 5 लोग मिलकर उस लड़की के साथ में बारी बारी से सामूहिक बलात्कार कर रहे थे। और जब वो लड़की चीखने की कोशिश कर रही थी, शोर मचाने की कोशिश कर रही थी, तो वो लोग उसे कहते थे कि क्या तुम पटियाला नहीं जाना चाहती, यानी अगर तुम पटियाला जाना चाहती हो तो तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। उस लड़की की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ में हो क्या रहा है और अब तो उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। लेकिन फिर किसी तरह वो लड़की वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है या फिर उसे जाने दिया जाता है। इसके बाद वो लड़की रूट नंबर 12 के प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। वहां खड़ी होकर वो बस का इंतज़ार कर रही होती। वहीं पास में ही एक व्यक्ति मैगी बना रहा था। लेकिन फिर अचानक वहां पर मौजूद गार्ड की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। गार्ड देखता है कि एक संदिग्ध व्यक्ति जो कि कंडक्टर था, वो उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था और बार बार उस लड़की के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल उस कंडक्टर को अब डर सताने लगा था कि कहीं ये लड़की किसी को कुछ बता ना दे, इसलिए वो वहाँ से हटाना चाहता था ताकि वो लड़की लोगों के बीच में ना जाए। लेकिन तभी गार्ड ने बड़ी होशियारी और सूझबूझ के साथ 1098 पर फ़ोन कर दिया था। इसके बाद CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग वहाँ पहुँचते हैं, साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुँच जाती है। इसके बाद पुलिस उस CCTV के आधार पर पहले उन कंडक्टर को अरेस्ट करती है जो कि संदिग्ध लग रहा था, और जब उससे पूछताछ की जाती है तो उसके दिए गए बयान के आधार पर 4 और लोगों को अरेस्ट किया जाता है। उन 5 के नाम की बात करें तो उनमें से एक का नाम धर्मेंद्र कुमार, उम्र 32 साल, जो कि हरिद्वार बंजारा गांव के रहने वाला था। साथ ही हरिद्वार भावनपुर का रहने वाला देवेंद्र, जिसकी उम्र 52 साल के आसपास है, और एक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में नवाबगंज के गांव जिला का रहने वाला रवि कुमार,
साथ ही हरिद्वार के बंजारा वाला गांव का रहने वाला राज्यपाल जिसकी उम्र 57 साल है और एक देहरादून के पटेल नगर का रहने वाला राजेश कुमार है। उन पांचों को अरेस्ट करने के बाद अब उनसे बारी बारी से पूछताछ की गई और अब इस घटना का खुलासा हुआ तो इस घटना के बारे में सुनकर पुलिस भी सिहर गई थी। इसके बाद एसएसपी राजेश कुमार द्वारा इन पांचों के खिलाफ 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो लड़की कौन थी और कहाँ की रहने वाली थी। जब इस बारे में उस लड़की से पूछा गया कि वो कहाँ की रहने वाली है, इस पर लड़की ने बताया था कि वो पंजाब के पटियाला की रहने वाली है। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वो लड़की उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के मुड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के किसी गांव की रहने वाली है। इसके बाद देहरादून पुलिस ने मुड़ापाड़ा क्षेत्र के उस गांव में जाकर उस लड़की के माता पिता से संपर्क किया। हालांकि अभी तक वो लड़की कह रही थी कि मेरे माँ और बाप दोनों मर चुके हैं, जबकि उसकी माँ बाप अभी जिंदा हैं और उसका एक भाई भी है जो रामपुर में मजदूरी करता है। और जब उस लड़की के माता पिता से पूछा गया कि तुम्हारी लड़की कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि करीब 12 दिन पहले वो लड़की अचानक घर से निकल गई थी। हालांकि इससे पहले भी वो 1-2 बार घर से गई थी, लेकिन हर बार वो लोग उसे जल्दी ढूंढ लेते थे। उनका कहना था कि इस बार हमें पता नहीं चल सका वो कब कैसे निकल गई। हमने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की। इसके बाद लड़की के माता पिता उसे लेने के लिए देहरादून पहुंचे, लेकिन लड़की ने अपने माँ बाप के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था कि मुझे इनके साथ नहीं जाना। पुलिस जांच में यह भी पता चल सका था कि उस लड़की के माँ बाप की मनोस्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है और वे लोग भी अपनी बेटी को लेकर काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वे लड़की जिसके साथ 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, वो तो ठीक से ये भी नहीं पता था कि उसके साथ इतना गंदा और घिनौना कृत्य हुआ है। हालांकि उस लड़की का अभी इलाज चल रहा है। साथ ही उसे अभी फिलहाल बालिका निकेतन में रखा गया है ताकि उसका मानसिक स्थिति ठीक हो सके। उसकी कई बार काउंसलिंग भी कराई जा चुकी है और इस घटना से संबंधित अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है इस घटना में 5 से ज़्यादा लोग शामिल रहे हों। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और आरोपियों को कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि समाज में इंसानों के रूप में घूम रहे हैवानियों को ये संदेश दिया जा सके कि बुरा काम करने वाले को किसी भी तरह बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस लड़की के साथ जो होता है, उस घटना को सुनने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। यानी एक तरफ अभी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की घटना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इंसाफ के लिए धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस तरह का गंदा और घिनौना काम करने वाले लोगों को शायद अब कानून का कोई डर नहीं रहा, क्योंकि कोलकाता केस के ठीक 3 दिन बाद देहरादून में भी इसी तरह की दरिंदगी की वारदात को हो गया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और जो कुछ इन दोनों लड़कियों के साथ में हुआ है वो वाकई बहुत भयानक और डराने वाला है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इन 5 लोगों में से 2 लोगों की उम्र 50 से ज़्यादा थी। क्या उन्हें उस बच्ची के साथ दरिंदगी करते हुए एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि ये लड़की उनकी बेटी की उम्र की है या फिर उनकी पोती की उम्र की है, जिसे वे लोग सारी रात नोचते रहे, उसकी इज्जत को तार तार करते रहे। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आज सभी लोगों को संचेत करना है, जागरूक करना है कि अगर आपके सामने कुछ ऐसी वारदात होती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आसपास आपकी कोई लड़की ऐसा दिखती है तो उसकी मदद करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी रिश्तेदार को भेजें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर सतर्क रह सकें। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में और इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय।